Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बड़ी कहावत होती है कि अगर आप किसी से कुछ कराना चाहें या किसी को कन्विंस करना चाहें तो सबसे पहले आपको खुद को कन्विंस होना पड़ता है। यही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहले आप उस चीज़ से पहले खुद को कन्विंस होंगे, फिर आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। पश्चिमी देशों में खुद तो वो कन्विंस हुए नहीं। अगर आप देखते हैं कि पूरा यूरोप का 30% to 40% एरिया या पूरे अमेरिका का 60% जो लोग हैं वो खुद ही जीसस मिथोलॉजी में कन्विंस नहीं है। कोई जाता नहीं। आज आप देख सकते हैं शॉपिंग फेस्टिवल्स बन चुके हैं सारे, लेकिन दूसरों को भेजा जाता है और दूसरे खरीदते भी। मतलब हम करें तो सही, दूसरे करें तो बिल्कुल गलत। ये फॉरेन पॉलिसी बन गया है। मतलब सिर्फ प्रचार करते रहना, प्रचार करते रहना, प्रचार करते रहना, और अब दूसरे की बुद्धि पे डिपेंडेंट करता है वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। तो अगर अगर कोई मासूम व्यक्ति है, कोई नया व्यक्ति है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो बेचारा बेवकूफ बन जाता है कि भाई क्या है ये, क्या क्या कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा क्लीनलीनेस है, सफाई कितनी ज़्यादा है, रोड्स कितनी अच्छी है, और कितने अच्छा बिल्डिंग्स है, कितना अच्छा मैनेजमेंट है, सब कुछ ठीक लग रहा है। जब वहाँ पे जाते हैं तो पता लगता है कि भाई लोग ही नहीं है तो रोड्स अच्छी होंगी, अच्छा मैनेजमेंट है क्योंकि लोग ही बहुत कम है। और जब आप पैसे कमाने जाते हैं तो आपका टैक्स कट के जब सैलरी आपके हाथ में आता है तो पता लगता है अरे इसमें तो मैं रह भी नहीं पाऊंगा, अब मुझे 2 जॉब करनी पड़ेंगी। और फिर वो बोलते हैं देखो कितनी पीस है हमारे। आप जब उनके परिवारों में जाते हैं तो कहीं पीस ही नहीं दिखाई पड़ती। ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ जब वो पश्चिमी को कंपेयर करते हैं अपने देशों से। और मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, इतने सालों से रहता हूँ, तो मुझे पूरा आइडिया क्या चलता है। और जब मैं अपनी बुक्स लिख रहा था तो मैंने स्टडी कर रहा था इनके कल्चर्स को। फिर मैंने एक बुक आई मेरे हाथ में, फाउंडिंग फादर सीक्रेट सोसाइटीज। ये बुक है रॉबर्ट हीरोनिमस की। मैं बोल तो दिया मैंने आपको, बट भारतीय पॉलिटिशियन इस बुक को ना पढ़े तो नहीं तो उनको पूरा नए आइडियाज़ मिलेंगे। स्पेशली कांग्रेस पार्टी को, सबको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे कि क्या चलता है सोसाइटी में। फिर आपको लगता है लोग बोलते हैं भारतीय मीडिया में, दुनिया भर की मीडिया में बोलते हैं देखो कितना क्लियर पॉलिटिक्स है, नेशनल प्रायोरिटीज कितनी ठीक है, सब सही है, कितना अच्छा चल रहा है, देखो कितना अच्छा एक्शन लिया नाइजीरिया में। मतलब हम नाइजीरिया में बॉम्बिंग करेंगे, कल ही अमेरिका ने बॉम्बिंग करी नाइजीरिया में, फिर वेनेजुएला में बोल दिया आपकी ज़मीन हमारी है। फिर इस साल में 10 कंट्रीज पे बॉम्बिंग करी है अमेरिका ने कंटिन्यूसली। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, जैसे ट्रम्प बने। इराक में बॉम्बिंग करी, नाइजीरिया में बॉम्बिंग करी, अफ्रीका में बॉम्बिंग करी, सोमालिया में बॉम्बिंग करी, फिर सूडान में बॉम्बिंग करी, फिर ये ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में बॉम्बिंग हुई। फिर वेनेजुएला में करीब 100 से ज़्यादा लोग मार दिए बोट्स पे चलते हुए। फिर वहाँ का टैंकर्स चुरा लिए। फिर भारत और पाकिस्तान के अंदर वेपन सप्लाई करने शुरू कर दिए। बांग्लादेश में वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं थ्रू नेदरलैंड्स एंड थ्रू अदर कंट्रीज, डायरेक्टली नहीं किए जा रहे हैं। फिर आपने थाईलैंड को मिसाइल सप्लाई करी, फिर ईरान इजराइल का युद्ध में आपने मिसाइल सप्लाई करी। हम करें तो सब ठीक, भारत करे तो नहीं आप कर सकते भाई, ये तो पीस है, ह्यूमन राइट्स है, ये चलता रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने समझा ही नहीं इनको किसी ने। मेरी बुक देखिए गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, आपको इनका इतिहास समझ में आएगा। और ये जो मेरी दूसरी बुक है, मैं नई बुक के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे इतने सारे पेपर्स मिले, कुछ फोटोज आपको दिखाऊंगा मैं, और आपको बड़ा शॉक हो जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। जैसे ये जो बुक मैंने आपको दिखाई थी, ये इंटरनल रिपोर्ट है FBI की कि 100, इस बुक का ऑथर है रॉबर्ट हीरोनिमस, मैंने आपको नाम बताया था, फाउंडिंग फादर सीक्रेट सोसाइटीज। आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं, ये रेयर बुक है, शायद आउट ऑफ पब्लिकेशन भी होगी। तो वो बोलते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही पूरी दुनिया चलाता है, ये सीक्रेट सोसाइटीज के ऊपर सब बनी हुई है। तो बेस में है सीक्रेट सोसाइटीज, टॉप में है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
मतलब वो फंड जो है उसके अंदर चलता है पॉलिटिकल जायनिज्म, फिर बिल्डरबर्गर चलते हैं, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल चलती है, ये सब चलता है। और द सीक्रेट सोसाइटीज में सबसे पहला नाम किसका आता है? द रॉयल फैमिली ऑफ यूके, ये सोसाइटी नाम आता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि युद्ध कभी जो आपको दिख रहा है वो है ही नहीं। ये जितना भी डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं पूरी सोसाइटी में, ये वहीं से आ रहा है। दिस इज अ पर्सन नोन एज चार्ल्स थॉमसन। वो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस थे और उन्होंने अमेरिका की सील बनाई थी। और अमेरिका की जो सील है वो उस पे जो एक्चुअली द डिज़ाइन है वो आता है इसी पिरामिड का आता है। जैसे ये उन्होंने बार्टन थॉमस ने एक बनाई सील, ये अमेरिका की सील है। ओके, ये अमेरिका की जो सील है दैट इज उसी डिजाइन पे बनी है। आप देख सकते हैं कि नीचे कौन है, ऊपर टॉप में कौन है। मतलब पूरा देश ही षड्यंत्र से बना हुआ है। उसका फिर उन्होंने मॉडिफाई करके ये ऑफिशियल सील है यूएस गवर्नमेंट की। आप यूएस प्रेसिडेंट जब खड़े होते हैं तो उनके लेक्टर्न पे लगी होती है। हम करें तो बिल्कुल ठीक है, आप नहीं कर सकते। मतलब तो, और मैं आपको दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा कि क्या बात किया जा रहा है दूसरे कंट्रीज के बारे में। तो अमेरिका का इंडिया पे जो प्रेशर डाला जाता है वो कंप्लायंस के लिए डाला जाता है, क्योंकि कोई और देश इंटेलेक्चुअली और मिलिटरीली मैच नहीं कर सकता। अमेरिका, रशिया भी नहीं मैच कर सकता इंटेलेक्चुअली। तो भारत ही एक कंट्री है जिसपे इंटेलेक्चुअल और मिलिट्री प्रेशर डाला जाता है, ताकि, और मिलिट्री, उनको मालूम है कि भारतीय सोल्जर्स का रिकॉर्ड इन ब्रिटिश आर्मी आर्काइव्स। ओके, मैं तो सिविलियन हूँ, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। मैं तो सुनता रहता हूँ बाकी मिलिट्री के लोगों को, बिकॉज दे आर द इंडियन मिलिट्री के लोगों को, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल और एक ट्रेडिशंस में काम कर रहे हैं। अभी का ट्रेडिशन नहीं है, बहुत पुराना ट्रेडिशन है। रेजिमेंटेशन तो ब्रिटिश से भारत ने लिया, जबकि वो अच्छी स्ट्रेटेजी थी रेजिमेंटेशन, और वैसे ही चलनी चाहिए। उसमें मेरा कोई मिलिट्री अफेयर्स में मेरा कोई इनपुट्स नहीं है। मैं तो बस एज एन हॉबी डेटा कलेक्ट करता हूँ। बट ये जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं इन पे मेरा रिसर्च बहुत चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप जब अमेरिका में होते हैं आपको लगता है कि कोई और डिसीजन कर रहा है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कौन डिसीजन कर रहा है, बिकॉज वो सब इनकी बुक्स में लिखा हुआ है। आपको मालूम है बेंजामिन फ्रैंकलिन का जनवरी 1706 में 10:30 बजे बॉस्टन में जन्म हुआ था। आपको शॉक हो जाएगा, उनका एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनाया गया था। आप समझ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनाया गया था। ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका नोट होते हैं अमेरिकन करेंसी नोट्स में, उनका फोटो भी रहता है। तो उनका चार्ट बनाया गया था और उस चार्ट में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में सबने डिस्कशन किया। मतलब कि ये लोग कभी अपने आप को क्रिश्चियन मानते ही नहीं थे, क्रिश्चियनिज्म मानते ही नहीं थे, ऑन द टॉप लेवल। और ये सब लोग किसी और सोसाइटी को बिलोंग करते थे जहां पे क्रिश्चियनिज्म वाज यूज्ड एज ए टूल टू कंट्रोल। दूसरों का बेचा चूरन और खुद खा रहे हैं। खुद कहां से कनेक्टेड है? भारतीय तरीके से, क्योंकि इसमें डेट ऑफ टाइम मेंशन्ड है। टाइम मेंशन मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का यूज किया गया इस चार्ट को बनाने के लिए। इस चार्ट में कमल का फूल लगाया गया, कमल का पत्ते के ऊपर उन्होंने बनाया, कमल के मतलब डिजाइन कमल वाला है। ये एग्जैक्ट फोटोग्राफ है, ये नेटल चार्ट। ये लोग तो बनाते नहीं। इसका मतलब सारी सीक्रेट सोसाइटीज इन अमेरिका फॉलो आर समवेयर कनेक्टेड और इंस्पायर्ड बाय द हिंदू। अब ये जिनकी जानकर इन सबको शर्म आएगी। दुनिया भर को उन्होंने बोला कि ये तो क्रिश्चियंस है। अब ये तो अगर इतना ही ज्यादा क्रिश्चियनिज्म मानते थे तो इसमें नेटल चार्ट नहीं बनाते। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। फिर उसके बाद उनकी हैंडराइटिंग को एनालाइज किया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो वो सर्कुलर्स में लिखते थे और कहीं ना कहीं वो गणेश के ऊपर बनाते थे। अब ये देखिए फोटोग्राफ्स देखिए, सूंड है। मीन्स ये सब सीक्रेट सोसाइटीज की बातें हैं कि कहां से लोग बात कर रहे हैं। और रोसीक्रूशन कोड जेफरसन के पेपर में मिला था। और रोसीक्रूशन कोड अगर किसी को मालूम होगा तो
आपको ये पता लगेगा कि ये जो कोड है ये एक हिडन मैसेजिंग किया जाता है। मतलब इसका जो एक्चुअल मतलब क्या है कि यू हैव टू क्रिएट ए सोसाइटी वेयर पीपल बिलीव यू थ्रू रिलीजन, ये लिखना चाहते हैं वो, बेसिकली लिखना चाहते हैं, है ना। तो और जेफरसन जो जो और थॉमस जेफरसन, अगर देखा जाए थॉमस जेफरसन, ये थॉमस जेफरसन की है राइटिंग। वो खुद ही एस्ट्रोलॉजर है, अपने आप को इल्यूमिनाटी बोलते हैं। और फिर व्हील साइफर भी उन्होंने किया था, वर्जन ऑफ व्हील साइफर, जिसके ऊपर आप देखते हैं मूवीज में देखते हैं सब चीज़ें, उसमें कोड होता है, फिर उसको ट्रेजर मानते हैं, उसके अंदर कोड छुपा के रखते हैं। बहुत सारी मूवीज बनी है हॉलीवुड के ऊपर। बट एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट करते थे कि हम कैसे काम करें। उन्हें बोला, उनका एक मानना है, हम सारे एक्शंस लेंगे जो कि इन लाइन विद आवर थॉट प्रोसेस। मतलब हमको अमेरिका को, फोकस उनका 13 कॉलोनीज में था, सिर्फ 13 कॉलोनीज नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन पूरे अमेरिका का उन्होंने प्लान बनाया, हम कॉलोनीज बनाएंगे, नेटिव अमेरिकन को मारेंगे और हम दुनिया में वो सारे काम करेंगे डिस्पाइट नॉट बीइंग द कैपेबिलिटी, लेकिन बड़ी ताकतों से नहीं लड़ेंगे, डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम हार जाएंगे, हमारे नंबर्स नहीं है। उन्होंने अपना नेटल चार्ट तुम्हारे को दिखाई दिया उनका, और फिर उसके बाद उन्होंने टेलिस्मान्स बनाए गए। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे सूर्य ओवर अ माउंटेन, ये बनाए गए, इग्निस, एरिस और इस तरह के, देखिए ये टाइटल्स बनाए गए। आप फोटो को जूम करके देख सकते हैं ना, ये टाइटल्स बनाए गए कि हमको किस तरह ऊपर बढ़ना है। दीज आर द फाउंडर्स ऑफ दिस कंट्री। इनकी फॉरेन पॉलिसी किसी और तरीके से चलती है, और यहाँ पे आपको मंडलर रेफरेंस बहुत मिलेंगे, लॉट ऑफ इजिप्शियन फेबल्स, इजिप्शियन स्टोरीज, और बहुत सारा पिरामिड से कनेक्शन मिलेगा आपको। और जब पुतिन ने जब इनको बोला कि ये तो सैटेनिक आप सिंबल्स हैं, इसको यूज कर रहे हैं, सैटेनिक यूज करें मतलब कि ये तो इनको क्रिश्चियन टर्म्स होता है कि मतलब कि जो शैतान के जैसा आप यूज कर रहे हैं, वो अगेन इज अब्राहमिक थिंग, not just connected to Islamism, it can be used in any Abrahamism cult, including Jewish. तो उसमें उनके जो रेफरेंसेस दिए गए हैं वो सारे इजिप्शियन कॉप्टिक क्रिश्चियन से लिए गए, कॉप्टिक क्रिश्चियन से लिए गए, एंशिएंट ग्रीक से लिए गए, एंशिएंट से लिए गए। और पूरी दुनिया को लेक्चर दिया जाता है ह्यूमन राइट्स पे। इस पे ह्यूमन सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्व है, इसमें चाइल्ड अब्यूज इन्वॉल्व है, इसके अंदर विमेन डिसएम्पावरमेंट इन्वॉल्व है, इनमें से ये सब इन्वॉल्व है। और उसके बाद अमेरिका आता है, उन्होंने यही बनाया था अमेरिका कि हम दूसरों को ज्ञान देंगे, हमको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर द फर्स्ट रेस ऑफ द वर्ल्ड। ये एक आइडिया है, हम लोग पहला रेस है, हमारा सुपर इंटेलिजेंस है सबके ऊपर, और हम सबको कंट्रोल करेंगे अपने हिसाब से। तो पहला रूल क्या था, अटैक करो फिर पीस की बात करो तुरंत। नाइजीरिया पे अटैक किया, पीस की बात। भारत पे अटैक किया, थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन, फिर पीस की बात करो तुरंत, ताकि उसका दुश्मन का गुस्सा उतर जाए, कह रहे अब से शांति चाहता है, चलो ठीक है शांति कर लेते हैं, फिर अटैक करो, फिर शांति चाहता है। तो नाइजीरिया पे अटैक किया, वेनेजुएला के तेल पकड़े, और भारत को बोला नहीं आप लोगों को पीस की बात करनी चाहिए, यू शुड हैव पीस विद बांग्लादेश, पाकिस्तान। जब भारत ने बोला नहीं हम अपना उत्तर देंगे, तो उन्होंने अपना रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। फिर तुरंत उन्होंने पीस का स्टेटमेंट डाल दिया यूएस एम्बेसी से। और सर्जियो गोर का यही काम है, संभालना। तो डिप्लोमेसी का काम है संभालना, एग्जीक्यूटिव का काम है प्रोएक्टिव नीडल करना पूरी दुनिया में। और मैं आपको बताऊंगा कि अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि क्या प्लान है जो जेडी वांस ने रिलीज कर दिया। जेडी वांस ने अपने सीक्रेट रिलीज कर दिए, और वो बताऊंगा मैं कि अमेरिका अपने सीक्रेट खुद ही बता देता है सारे, क्योंकि उसका काम ही यही है, वो भी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। बताता है कि ठीक है हमने इंफॉर्मेशन रिलीज कर दिया, फिर उसके बाद अटैक करेगा, फिर आपसे माफ़ी मांगेगा, अटैक करेगा, माफ़ी मांगेगा। जैसे
रशिया के साथ किया। रशिया अगर वापस पीस करने की भूल करता है, ये भूल होगी रशिया की, पुतिन की, अगर पीस करने की भूल करता है, उससे फिर अटैक करेंगे 10 साल के बाद। 10 साल तक प्रिपेयर करेंगे और फिर धीरे धीरे करके उसको हराएंगे। ये बात भारत के साथ भी हुई। 70 साल से भारत को पाकिस्तान नहीं काट रहा है, पाकिस्तान तो सिर्फ टूल है, वो पश्चिमी देशों का प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। उनके जनरल्स जाते हैं अमेरिका में और जगह जगह जाते हैं, उनके घर दे दिए जाते हैं, फिर उनको बोला जाता है कि आप ये कर दो, कुछ और इंसिडेंट करो, थोड़ा भारत बड़ा कंफर्टेबल हो रहा है, कुछ और इंसिडेंट कर दो। इस तरह भारत को हमेशा नीचे दिखाया गया। यही मुझे लगता है ये सब बुक्स पढ़ने के बाद, तो ये देखने के बाद कि स्ट्रेटेजी क्या चल रही है, और यही मानसिकता है उनकी, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 कंट्री से डर लगता है, रशिया और भारत। चीन से भी कोई डर नहीं है उनको, चीन से डर ही नहीं है, क्योंकि चीन को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये चल रहा है। तो आप अपना ओपिनियन खुद बनाइए एंड एनालाइज मोर डीपली। देखिए कि लड़ाई कौन सी चल रही है। लड़ाई चल रही है रिसोर्सेज की, और दूसरा लड़ाई चल रही है धर्म की। तो हम लोग को अपना जो हमारे पूर्वज हमको देकर गए हैं उसी को संभाल के रखना है, चाहे किसी भी देश में हो। हमारे व्यूअर्स न्यूजीलैंड में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, बाकी सब देशों में हैं, भारत में है, अमेरिका में है। आप लोगों को अपना पर्सनल फॉलो करना पड़ेगा मोर स्ट्रांगली, और मुंह दिखाना ही पड़ेगा पब्लिकली, क्योंकि वो अब ओपनली आ चुका है कि 2026 में सबके साथ बहुत बुरा हालत होने वाला है पश्चिमी देशों में, क्योंकि उन्होंने प्लान बना चुके हैं। ओके, सो मोदी जी को मालूम है और बाकी सबको मालूम है कि दे विल आल्सो टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस, कितना क्या करना पड़ेगा। अब जैसे आज ईरान ने 2 टैंकर्स कैप्चर कर लिया, अमेरिकन फ्लैग 3, इतना ज़्यादा तेल नहीं था उसके अंदर, ऑलमोस्ट लेस देन 1 मिलियन होगा, कैप्चर कर लिए, जो अमेरिकन को बिलोंग करते थे, पनामा फ्लैग थे। पनामा फ्लैग मीन्स अमेरिकन होते हैं जनरली, नॉट ऑल, चाइनीज भी होते हैं बहुत सारे, बट और जो अमेरिका का जो प्लान है ग्रीनलैंड पे, अदर प्लेसेस, आई विल डिस्कस इन अनदर शो। आज के लिए बस इतना ही, ये आपको बताना चाहता था। हम करें तो ठीक है, आप करें तो नहीं है, यही पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है। थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। डू बिकम अवर मेंबर टू सी मेंबर्स ओनली वीडियोस। अब तो अर्थशास्त्र पे वीडियोस आ गए हैं, अर्थशास्त्र पे, योग सूत्र पे, सब जगह वीडियोस आ रहे हैं, और शुक्र नीति पे भी शुरू कर दिया है, एंड दैट इज ओनली फॉर द मेंबर्स। और गुरुकुल में जुड़िए टू लर्न स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू एंड नमस्ते, सी यू इन द नेक्स्ट शो।